हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा आज का जो सीरीज है वो यूनिट 4 आप जानते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि का है। इससे पहले हम 3 यूनिट के एमसीक्यूज देख चुके हैं और उससे पहले भी हमने हिंदी साहित्य पर यूनिट 1 to 10 कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखे थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना। और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए हमारी सीरीज अभी चल रही है और वो पेपर तक कंटिन्यू चलेगी। यूनिट 1 to 10 एक बार मैंने वन लाइनर या थ्योरी बेस्ड कुछ प्रैक्टिस सेट करा दिए थे और उसके बाद अब हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्लासेज है जो कंटिन्यू चल रहा है। तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी, और वहाँ से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बाकी आप अभी जो क्लासेस आने वाली हैं उनसे आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन है? आप जानते हैं जो वैचारिक पृष्ठभूमि है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बस कुछ ही क्वेश्चन है जो उसमें पूछे जाते हैं। मुश्किल से 2-3 या 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे, लेकिन कहते हैं कि पास होने के लिए तो एक एक नंबर भी काफ़ी मायने रखता है, तो 3-4 नंबर भी काफ़ी अच्छे मतलब ज़रूरी हैं। तो इसीलिए हमको पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी चलते हैं। जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जिन पर थोड़ा कम ध्यान देने की ज़रूरत है उन पर थोड़ा कम दें, क्योंकि पेपर क्वालिफाई करना है आपको। तो निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो बताइए यहाँ पर महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, महादेव देसाई या फिर काशीनाथ त्रिवेदी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक लिखी थी। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है? तो व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत बताएं आप किसने दिया है? फ्रायड, एडलर, युंग या फिर एडलर व युंग दोनों ने मिलकर के दिया है? तो नहीं, ये व्यक्तित्व के प्रकारों का जो सिद्धांत है वो दिया है युंग ने। किसने दिया है? युंग ने दिया है। अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? तो बताएं अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? कीर्केगार्ड, हाइडेगर, सार्थ या फिर कामू, अल्बर्ट कामू। तो अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? कीर्केगार्ड को माना जाता है। ये ध्यान रखना आप, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे ही बहुत ज़्यादा नहीं है, 18-20 क्वेश्चन है, लेकिन सारे ही जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो अस्तित्ववाद का प्रणेता माना जाता है कीर्केगार्ड को। दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया था? तो बताइए दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया था? 1930, 31, 32 या फिर 33। तो दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जा रही थी और उनको ये अलग से जो हक दिया गया था वो दिया गया था 1932 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1932 ईस्वी में, यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी और 1932 में उनका ये जो मतलब डिमांड थी वो पूरी हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही है? सही कथन आपको यहाँ पर बताना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो ये पॉइंट यहाँ पर जो रखे गए हैं इनको बिल्कुल याद रखना। आपसे अलग से भी कैसे भी मैचिंग में जैसे भी क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर 100% श्योरिटी से पूछे जाएंगे, तो इनको आप ज़रूर याद रख लेना। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो द्विवेदी युग के क्या थे? द्विवेदी युग के कवि थे और उन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन अपने हाथों में इसकी बागडोर संभाली थी और 1920 ईस्वी तक इसे कंटिन्यू उन्होंने संपादित किया था। राजा शिव प्रसाद सिंह ने, शिव प्रसाद जो सितारे हिंद थे, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम आप जानते हैं कालिदास का एक संस्कृत का नाटक है और इसका शुद्ध हिंदी में अनुवाद किया था राजा शिव प्रसाद सिंह ने। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मदन मोहन मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी। जो मदन मोहन मालवीय जी थे उन्होंने देवनागरी लिपि के पक्ष में, यानी कि वो देवनागरी लिपि को हिंदी की लिपि बनाना चाहते थे और उन्होंने इसलिए अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी। अंग्रेजी का मतलब ये हो गया कि उस टाइम पर आप जानते हैं जो हमारा देश था वो क्या था? गुलाम था अंग्रेज़ों का। और अंग्रेज़ों को ये बात समझाने के लिए कि जो हमारे देश की जो भाषा है वो हिंदी होनी चाहिए और लिपि
देवनागरी होनी चाहिए, तो उन्होंने अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी, ठीक है, ताकि वो लोग उसको अच्छे से पढ़ सकें और उनकी बातों को समझ सकें। तो बिल्कुल ये बात ध्यान रखना, अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी, ये सही बात है। हीरा डोम की कविता 1914 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। हीरा डोम की जो कविता थी, हीरा डोम की कविता थी 1914 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। किस में हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1914 के अंदर, ठीक है। तो ये चारों ही कथन यहाँ पर क्या है? ए, बी, सी और डी, चारों के चारों बिल्कुल एकदम सही हैं। और देखो ये थोड़ा सा मैंने क्या है, इनको चेंज किया है। पहले क्वेश्चन पूछे गए थे और वो थोड़ा सा बदल के पूछे गए थे, जैसे कि 1903 से 1915 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, तो ये रॉन्ग हो जाता है ना, जबकि मैंने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रख दिए हैं ताकि आपको जो मेन पॉइंट है वो याद हो जाए। गांधी जी के विचारों के संदर्भ में कौन से कथन है जो कि सत्य हैं? गांधी जी वर्ण व्यवस्था को प्राकृतिक मानते थे, जो वर्ण व्यवस्था थी उसको प्राकृतिक मानते थे। वर्ण व्यवस्था का मतलब है जो जातिवाद जो चल रहा है, ठीक है, तो जातिवाद को वो प्राकृतिक मानते थे, तो ये बात सही है। गांधी जी ने बिल्कुल, गांधी जी के विचारों में सही था। और गांधी जी ने शक्ति के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था, ये बात बिल्कुल सही है। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों के अंतर्गत निजी संपत्ति की अवधारणा को खारिज किया, तो ये यहाँ पर क्या है? गलत है ना, निजी संपत्ति की अवधारणा को उन्होंने खारिज नहीं किया था। गांधी जी की दृष्टि में स्थानीय स्वशासन सर्वश्रेष्ठ तरीका था। उनके नज़रों में वो क्या चाहते थे? शक्ति का विकेंद्रीकरण चाहते थे, और वो सोचते थे स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है जो नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, ग्राम पंचायतें होती हैं, ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है एक देश को या राज्य को मतलब चलाने के लिए, उसके विकास के लिए। तो ये आप ध्यान रख लेना, ए, बी, डी और इसमें क्या है? सही है। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही हैं? तो दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथा तथ्य अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट संश्लिष्ट रूप की खोज, ठीक है। तो पुनर्जागरण के संबंध में बताइए कौन से कथन है जो कि सही हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट होना, ठीक है। और दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, ये रामविलास शर्मा जो थे उन्होंने ये वाला कथन भी दिया था, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट वाला। और मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, ये कथन सही नहीं है। परंपराओं का अनुपालन भी सही नहीं है। और मनुष्य के संपूर्ण और संश्लिष्ट रूप की खोज करना, ये क्या है? पुनर्जागरण है। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन आपको बताने हैं यहाँ पर। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। किसकी थी? आदिम साम्यवाद की थी। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल थी आदिम साम्यवाद की, ये बात मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार सही है। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मानव समाज का जो इतिहास है वो क्या है? वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार सही है। मार्क्सवाद के अनुसार राष्ट्रवाद एक मिथ्या चेतना है ना, मिथ्या का मतलब होता है झूठी, तो मार्क्सवाद के अनुसार राष्ट्रवाद क्या है? एक झूठी चेतना, ये बात भी सही है। मार्क्सवाद सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ निजी संपत्ति को मानते हैं। निजी संपत्ति की जो धारणा होती है उसको मानता है मार्क्सवाद की ये सभी समस्याओं की जड़ है। और बिल्कुल गांधीवादी दर्शन भी यही बात मानता है कि जो निजी संपत्ति है वो हमें केवल इतना ही अपने पास रखना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है। उसके अलावा जो कुछ भी हमारे पास है उन्हें हमें क्या कर देना चाहिए? मतलब ज़रूरतमंद लोगों को बांट देना चाहिए। ये गांधीवादी दर्शन का भी मानना था और मार्क्सवादी दर्शन का भी, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो इनमें से कौन सी अवधारणाएं हैं जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल पूछ रहा है? प्रतिकूल का मतलब जो उसके अपोजिट है, तो बताइए। सर्वहारा का अधिनायकत्व और इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता। तो मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो परिवर्तन को जरूरी मानता है। वर्गहीन समाज उसके अंदर आता है। सर्वहारा का अधिनायकत्व बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो इतिहास चक्र है ना वो नहीं बार बार दोहराना चाहिए, ऐसा मार्क्सवादी विचारधारा मानता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन से कथन सही हैं?
तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और ये भी हुई थी कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता के अंदर हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी दी जाती थी इसमें, बिल्कुल दी जाती थी। जो आधुनिक भारतीय भाषा, उस टाइम की जो भारतीय भाषाएं थी उनकी जानकारी इसमें दी जाती थी। इस कॉलेज के जो प्राचार्य थे, प्राचार्य आप समझते होंगे प्रिंसिपल को बोलते हैं, ये जॉन गिलक्राइस्ट थे। कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्राचार्य थे वो जॉन गिलक्राइस्ट थे। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसर के प्रशिक्षण की भी यहाँ पर व्यवस्था थी। यानी कि इंग्लैंड से जो उस टाइम पर कोई अफसर आता था और उसे हिंदी वगैरह या आधुनिक भाषा नहीं बोलनी आती थी तो उसे प्रशिक्षण दिया जाता जाता था फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से। तो ये तीनों ही बात क्या हैं? सही हैं। ABCD बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इनको अच्छे से याद कर लेना। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद किस बिंदु पर था? तो किस बिंदु पर था? क्या अहिंसा के ऊपर, करुणा, लोकतंत्र या अलग मतदाता सूची को लेकर के था? बिल्कुल था, अलग मतदाता सूची को लेकर के क्या था? दोनों के बीच में मतभेद था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलित लोग हैं उनके उनके पक्ष में थे और वो अलग मतदाता सूची के लिए मांग कर रहे थे, जो कि 1932 में उनका मतलब पूरा हो गया था सपना। ठीक है। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? मार्क्सवादी दर्शन का कौन सा पक्ष था जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? मतलब सहमत नहीं थे। तो श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना करना या फिर क्रांति में हिंसा का प्रयोग करना। तो क्रांति में हिंसा का जो प्रयोग करना है ये क्या है? इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहमत नहीं थे। ठीक है। बाकी श्रम की गरिमा तो वो भी समझते थे, वर्ग विहीन समाज की स्थापना वो भी चाहते थे और शोषण विहीन समाज की रचना भी वो करना चाहते थे। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। कौन सी नहीं है? सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, जल जंगल जमीन पर अधिकार, सत्ता के प्रति मोह। देखो, सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष करना ये आदिवासियों के लिए मूल तथ्य है। जनजातियों के विस्थापन का त्रास है ना, और जल जंगल जमीन पर वो किसी को अधिकार नहीं करने देना चाहते थे। और सत्ता के प्रति मोह तो उनके पास अंदर था ही नहीं, आदिवासियों के अंदर, है ना, न पहले था ना शायद अब है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो स्त्री विमर्श के बारे में बताइए। सतीत्व की स्त्रीत्व है, सतीत्व की स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण। तो इसका जो ये ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सतीत्व की स्त्रीत्व है, ये स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। बाकी स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व है। देखो, स्त्री की जो डिमांड थी वो हमेशा से स्वतंत्र व्यक्तित्व की रही है, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति चाहती है और परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण चाहती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध है जो मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? कामवृत्ति, पाठ संरचना, अहम मनोविश्लेषण पद्धति। तो बताएं इसमें से कौन सा है जो कि मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है? तो कामवृद्धि, अहम और मनोविश्लेषण पद्धति, ये तीनों तो हैं, लेकिन पाठ संरचना का इससे कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं बतानी है। अस्तित्ववाद की विशेषताएं कौन सी हैं? जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध। तो इनमें से तो एक ही सही होगा, या तो निरर्थकता या फिर सार्थकता। तो बिल्कुल अस्तित्ववाद में निरर्थकता का बोध होता है, सार्थकता से मतलब नहीं है। मृत्यु बोध या फिर परंपरा के प्रति आस्था, तो परंपरा के प्रति आस्था रखने वाला ही नहीं है, बल्कि मृत्यु का बोध करना, मृत्यु के बारे में मतलब हर समय मृत्यु का क्या रहना, ज्ञान रहना कि हाँ एक दिन मृत्यु आनी है, मृत्यु सत्य है। ठीक है। तो अस्तित्ववाद की यही विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? तो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में कौन सा नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। तो बताएं, मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में कौन सा नहीं है? तो वर्ग संघर्ष है, प्रतिनिधि पात्र है, आधार और अधिरचना है, लेकिन ये जो यांत्रिक भौतिकवाद है ये मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है?
तो अस्तित्ववाद के जो प्रणेता थे वो तो कीरकेगार्ड को माना जाता है, अभी हमने पढ़ लिया है ऊपर। लेकिन अस्तित्ववाद के और भी तो चिंतक थे, तो अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड और मार्टिन हेडगर सार्त्र। इनमें से कौन सा था जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो इनमें से एजरा पाउंड जो है वो अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, बाकी अल्बर्ट कामू है, मार्टिन हेडगर है और सार्त्र है। ठीक है, तीनों के तीनों क्या हैं? अस्तित्ववाद के चिंतक हैं। तो हमारे यहाँ पर बस यही क्वेश्चन है, जो इसमें इतने सारे ही क्वेश्चन हैं जो काफ़ी कई सालों से आज तक पूछे गए हैं। इनमें थोड़े से मैंने मतलब आपको बदल बदल के बता दिए हैं वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको याद रखना है। तो चलते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए ताकि आगे आपके लिए वीडियो कंटिन्यू आ सकें और आपके लिए पेपर तक मतलब हम साथ ही रहेंगे। तो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर आपके लिए रिवीजन के लिए काफ़ी मैटर मिल जाएगा।